नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है नोटेड इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। हुजूर, मेरा पहला सवाल ये है कि ये आज की खबर है कि 2.3 ट्रिलियन के असास से आइडेंटिफाई करके एक सॉवरन फंड बनाया जाएगा और उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए गालबन जो लॉज हैं, प्राइवेटाइजेशन एक्ट है या प्रोक्योरमेंट एक्ट और दीगर कानून, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये क्या कोई फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं? ये ज़रा आवाम क्या समझे इसको आसान ज़बान में, जनाब खाकान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहली बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के अलावा पाकिस्तान के पास इस मसले से निकलने का कोई हल नहीं है। आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं वो ब्लीड कर रही हैं। अब आप इस तरह से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की जो PIA है उसका 2022 में 88 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट पावर सेक्टर में 2500 अरब से ऊपर है और अब सुनने में ये आ रहा है, जो सरकारी फिगर्स हैं वो कहते हैं कि 1700 अरब रुपए का गैस सेक्टर का डेट है, बट जो IMF का ख्याल है कि वे शायद इससे भी ज़्यादा है। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि पहले तो ये फ़ैसला कर लीजिए कि क्या हम इनको बेचना चाहते हैं या ख़ुद चलाना चाहते हैं। आसान अल्फाज में टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेट सेक्टर चलाता है, बिजली का सेक्टर गवर्नमेंट चलाती है। आप इन दोनों में मुल्क में फ़र्क देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल फिर मेरे दोस्त आपसे बात करेंगे। हमें बताया गया था कि प्राइवेटाइजेशन से हम डेट रिटायर करेंगे 25 साल पहले जब ये कानून बना। 100 कैसर बंगाली कहते हैं 100 से ज़्यादा प्राइवेटाइज की यूनिट्स मुस्लिम लीग नून ने 90% पर हाउसिंग सोसाइटी बन गई, कर्जे का पहाड़ खड़ा हो गया। वो तमाम फ़ज़ाइल कहाँ हैं प्राइवेटाइजेशन के, जो शायद दीगर ममालिक में तो मिले मगर हमें भूख मिली और ना ट्रिकल डाउन हुआ? ये क्या सिलसिला है? तो मैं ये गुजारिश करूं कि दो जगह पे तो आपको बिल्कुल क्लियर इसका एक बेनिफिट मिला है। एक, अगर आपने टेलीकॉम सेक्टर को डीरेगुलेट, लिबरलाइज और प्राइवेटाइज ना किया होता तो मैं आज फ़ोन लगवाने के लिए 15 साल के लिए लाइन में खड़ा होता। और दूसरा ये देखिए कि मुल्क में 2-3 बैंक जो सरकार चला रही है, मैं नाम ले देता हूँ हालांकि लेना नहीं चाहिए, फर्स्ट वुमेन बैंक, SME बैंक नुकसान कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। आपके बाकी 4 बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में हैं। ना सिर्फ वो आपको टैक्सेस की मद में एक खतीर रकम दे रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छी रकम दे रहे हैं, बल्कि डॉक्टर साहब हम क्यों पैसे मांगते फिरते हैं? अगर ये इतनी इसके फजाइल थे तो वाई वी आर अमंग्स्ट दी वर्स्ट 3-4 कंट्रीज जो डिफॉल्ट के किनारे पे हैं। हमने ये न्यू लिबरल पॉलिसीज 80 से अपनाई थी, तो वाई हम शर्म आती है 88 रुपए का $1, 88 अफगानी का, हम 3.25 रुपए का $1 ले रहे हैं। वाई वेयर आर दोज रहमतें? ठीक, एक तो ये है कि हमने उसके बाद एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं किया, हमने अपनी PIAs को प्राइवेटाइज नहीं किया, हमने इनको स्टेट रखा। अब जो मसला हमारा ओवरऑल बन गया है ना कि हम इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्टेट फुटप्रिंट से चला रहे हैं, क्योंकि सारी गुफ्तगू आज आपने उस पे रखी है तो हम आगे चलते हैं। हम इसी तरह बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हैं ऑन आर एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट, हमारी जो ये बार बार IMF के जाना है, अगर इसकी एक वजह हम समझना चाहें तो वो ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट टू GDP है वो 9% है और हमारी इंपोर्ट टू GDP 22 से 25% है। ये जो खसारा होता है रेमिटेंसेस करके भी हम बार बार IMF के पास जाते हैं और हम ये काम नहीं कर पाए। एनर्जी का इसमें कलीदी रोल है, SOEs का कलीदी रोल है, ये मुल्क को इनएफिशिएंट कर रही हैं। यहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ चूँकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर चली गई है, मुल्क की पैदावारी सलाहियत कमज़ोर हो गई है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। आपको कोई ना कोई डाइवेस्टमेंट का मॉडल बनाना पड़ेगा इस मुल्क में, तब ये चीज़ आगे चलेगी। भट्टी साहब, आप बात करना चाह रहे हैं, मैं बाद में सवाल करता हूँ, आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मोहतरम एक रहनुमाई फरमाया आपने, जैसे फरमाया PIA खसारे में जा रहा और ये बात सच है, रेलवे वापडा, तो इन एक हुकूमत होती है, हर जिम्मेदार कौन है? कहाँ इतनी खामियां होती हैं कि क्या वहाँ सियासी भर्ती की जाती है, कमीशन ली जाती है, जबकि इसी PIA से को बहुत सी एयरलाइन ने कामयाबी का सफर शुरू किया। क्या हमारी क़यादत में भी कहीं ना कहीं खामियां रही कि वो पाकिस्तान के अदारों को सही नहीं चला सके और कोड़ियों के भाव बेचने के लिए इन्होंने दिवालिये की तरफ हमें ले गए और हमारे पास बज़ाहिर ऑप्शन कोई नहीं लग रही प्राइवेटाइजेशन की? आप क्या समझते हैं?
देखिए, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल सारी ही चीज़ों में एक डेग्रेडेशन, यानी कि हम नीचे की तरफ गए हैं इकोनॉमिक गवर्नेंस में। हमने कभी पीआईए के बोर्ड को प्रोफेशनल बोर्ड बनाकर ये नहीं किया कि हम उसको चलाएं। हमने जब भी पीआईए के सीईओ को अपॉइंट किया तो ये नहीं सोचा कि ये एक कॉरपोरेट सेक्टर का इंसान हमें चाहिए या खातून हमें चाहिए जिसका एयरलाइन का एक्सपीरियंस हो। एयरलाइन चलाना एक फ़र्क चीज़ है, जहाज़ उड़ाना एक फ़र्क चीज़ है। इसी तरह आप बाकी एनर्जी सेक्टर में आ जाएं, हमने कभी भी इन सेक्टर्स को, ये जो एंटिटीज़ हैं, इसको कमर्शियल एंटिटीज़ नहीं सोचा। आप कभी ये सोचिए कि कोई पीआईए में या इसको ले लीजिए एनर्जी में या रेलवे में, क्या वो ये सोच रहा है कि मेरा मेजर ऑफ सक्सेस, भट्टी साहब पता है क्या होना चाहिए, कि मेरा जो शेयर होल्डर है उसका रिटर्न मैक्सिमाइज हो और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो। आप मुझे बता दीजिए कि कोई अदारे में एक शख्स बैठा ये सोच रहा है? नहीं सोच रहा ना। आप जब जाते हैं किसी टेलीकॉम के या किसी बैंक के, तो वो ये तो नहीं चाहते कि आप एज ए कस्टमर भट्टी साहब दोबारा ना आए उनके पास। सो उसके बाद हमने कोई कंपटीशन नहीं क्रिएट किया। देखिए ना डॉक्टर साहब, ये बताइए, मैं वर्ल्ड बैंक की फिगर कोट कर रहा हूं कि हमें जो हमने आईपीपीज लाए थे $45 बिलियन 10 साल में हम ब्लीड हुए। मेरी नाचीज राय में अगर हम इंडस्ट्री जो बंद हुई या यहाँ से निकाल के ले गए, बहुत ज़्यादा हुए। दैट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस 1993 जब हेजल ओलेरी आई थी और कहती थी ये सेंचुरीज के मुआहदे हैं, और इवन फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि वो हमारी बर्बादी का आगाज़ था। तो बिजली तो लेके बैठ गई, 51 रुपये का यूनिट है, कैपेसिटी पेमेंट है, 2 नंबर मुआहदे हैं, किकबैक्स, तो ये तो बर्बाद हो गए डॉक्टर साहब हम। अब ये जो सेक्टर है ना जी, अगर आप एनर्जी के सेक्टर को हजूर ठीक नहीं करेंगे तो एनर्जी का सेक्टर मुल्क की एग्रीकल्चर को, मैन्युफैक्चरिंग को और डोमेस्टिक लोगों के सुकून को ख़त्म कर देगा। और मुझे अब आपने 2 मिनट अगर देने हैं तो एक बात कहता हूँ, इसमें ये जो एक ज़बान इस्तेमाल होती है ना पाकिस्तान में कि लो हैंगिंग फ्रूट है, कौन सा लो हैंगिंग फ्रूट है इस मुल्क में? कोई लो हैंगिंग फ्रूट एनर्जी में एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपने ये काम करना है तो शुरू कीजिए। आईपीपीज के जो मुआहदे हैं उनको आपको रीनिगोशिएट इन टर्म्स ऑफ डेट करना पड़ेगा, ताकि जिस तरह आपके पैसे वापस जा रहे हैं वो 5 की बजाय 10 या 10 की बजाय 15 साल पे डेट रीप्रोफाइल हो। फिर आपको इसकी एक मार्केट बनाना पड़ेगी ताकि कोई भी किसी से बिजली खरीद सके और उसकी वजह से एक कंपटीशन पैदा हो। डॉक्टर साहब, आपकी जो आवाज गैस है, जी प्लीज गो हेड, आवाज रुकी थी थोड़ी देर के लिए, गो हेड। आपकी जो गैस है वो आप डोमेस्टिक में जब देते हैं तो ज़ाया करते हैं। अब मैं बहुत ही कलीदी फंडामेंटल गुफ्तगू आज इसलिए कर रहा हूं कि अब वक्त वो है कि हम फंडामेंटल बातें करें। गैस सेक्टर में जो डोमेस्टिक में गैस जाती है इसको बंद कर दीजिए, ना हीटिंग होगी ना खाना पकेगा। आप इस चीज़ से निकल जाइए, ना ही पानी गर्म होगा। ये सब कुछ बिजली पे ले जाइए और गैस को सस्ती बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। मुल्क में सारे डिस्कोस को आपको छोटा करके सेल करना पड़ेगा। घर घर जाकर कोई हुकूमत बिल ला सकती है। आप खुद दोनों सोचिए कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा काम किया जाए। एक एनर्जी ट्रांजिशन मांग रहा है पूरा एनर्जी सेक्टर। अब ये जो सिम्टम्स हैं, हम हमेशा वो डिस्कस करते हैं, सर्कुलर डेट बढ़ा है भाई, 85% कलेक्शन होगी अगर लाइन लॉसेस ज़्यादा होंगे जो नेपरा ने दिए हैं, अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि अदारे इनएफिशिएंट हैं, तो बढ़ेगा ही सर्कुलर डेट। कि डॉक्टर साहब, ये जो हम इनपुट के पैसे देते हैं, इनपुट भी मैंने 93 के मुआहदे ये छपे थे, डॉक्टर मुनीर कमाल का एक छपा था फाइनेंशियल टाइम्स में, वो भी इनपुट भी हम दे रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट भी हम दे रहे हैं। जो आपने लगाए वो सारे पुराने थे आईपीपीज, मतलब जो बेड़ा घर का हुआ 93 से हमारी इंडस्ट्री का, तो वो उसमें कैपेसिटी पेमेंट भी तो है, उसमें इनपुट भी तो आप दे रहे हैं। मैंने यही कहा कि आपको आईपीपीज के साथ जब रीनिगोशिएशन करेंगे तो ये कैपेसिटी पेमेंट को ही, डेट को आगे ले जाकर हम कम करेंगे और इसका बोझ अगले 5 साल के लिए कम कर देंगे। जो दूसरी बात मैंने कही कि आप अगर गैस निकाल देंगे सिस्टम से डोमेस्टिक की, तो ये जो बिजली 8-9 हज़ार मेगावाट पे इसकी आ जाती है डिमांड सर्दियों में, गर्मियों में 30,000 और सर्दियों में 8,000। जब ये 8 की बजाय 20,000 बिकेगी तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी उस चीज़ की जिसका आपने जिक्र किया कि कैपेसिटी पेमेंट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। अब बात असल ये है जो हमें करने वाली है कि आखिर ये सब चीज़ें जो हम अब आपके सामने रख रहे हैं ये हो क्यों नहीं रही।
जो सवाल भट्टी साहब के जहन में आता है कि क्यों नहीं हम पीआईए को कर पाते, हम क्यों इसलिए नहीं कर पाते कि पहले तो ये फैसला कीजिए, क्या आपके पास स्टेट एपरेटस है जो ये सारे काम कर सके। निहायत अदब के साथ मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी भी मिनिस्ट्री में जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें ये प्रोफेशनल सेटअप्स नहीं हैं। आपको ये प्रोफेशनल सेटअप्स लाने पड़ेंगे जो एनर्जी को समझते हों, जो बजटिंग को समझते हों, जो प्राइवेटाइजेशन को समझते हों, जो इन्वेस्टमेंट को समझते हों। वरना आप मुझे 5 साल बाद दोबारा इंटरव्यू कर लीजिएगा, और मैं छोटा अरसा भी नहीं कह रहा, आप 3 साल बाद एक लम्हे के लिए भट्टी साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी भट्टी साहब। जी कैसा बड़ा उन्होंने कहा, लेकिन देखें राइट मैन फॉर राइट जॉब तो होना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरान मुल्क की तरक्की के लिए अपने ज़ाती और ख़ानदानी वसाइल को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो कोई भी चीज़ जब तक खसारे में चलाएगी तो बढ़ता जाएगा। लेकिन सीओ गलत लगाया तो उनसे पूछे क्यों पीआईए खसारे में गई, क्यों रेलवे खसारे में गया, क्यों इतना लाइन लॉसेज हो रहे, इनके अपने ज़ाती कारोबार में तो 1 रुपया नहीं होता। तो मेरा ख्याल है अब फैसले बड़े करने होंगे। मैं तो डॉक्टर साहब की बात से एग्री हूँ। भट्ट साहब, बल्कि भट्ट साहब मुझे पता है। अच्छा खाकान भाई, मैंने एक दफ़ा मैं टीवी पे बैठा था तो मुझे फ़ोन आया कि सलमान शहबाज साहब बात करना चाहते हैं, कुछ लाइव चल रहा था। तो मैंने यही सवाल उनसे पूछा कि हजूर आपके तबके ने 2 मिशनें चलाई, एक आपकी निजी थी जिसकी तरफ भट्टी साहब ने इशारा किया, एक मेरी थी। एक ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मेरी मैशियत का बुरकस निकल गया और आपको देख के बिल गेट शर्माता है। इसकी कोई वजह समझ आती है आपको? देखिए, बात तो ये है कि हर एक को अपना कारोबार करने की आज़ादी है, पर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। वो तभी बनेगी कि ये जो ओवर रेगुलेटेड गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है ना हमारे पास, एक तो पहले ओवर रेगुलेटेड हैं हम इन टर्म्स ऑफ लॉज, रेगुलेशंस, जो अदारे आके आपको चेक करते हैं। फिर गवर्नमेंट खुद एनर्जी भी चला रही है, एविएशन भी चला रही है, रेलवे भी चला रही है, एफडब्ल्यू को भी अगर आप शामिल कर लें तो रोड नेटवर्क भी चला रही है, एनएचए को शामिल करें रोड्स भी बना रही है। खुदारा ये किस मुल्क में होता है? आपको इसकी इन एफिशिएंसी से निकलकर आपको प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी लानी पड़ेगी इन चीज़ों में। और 2 मिसालें आपके सामने आप डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानब से 7 रुपए बिजली महंगी, डॉलर भी आज 2 रुपए ऊपर चला गया। आईएमएफ के साथ मैं मुआहदा मजीद करूं तो मेरी एक्सपोर्ट जो है इस कंट्री की चलना, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि ये एक्सपोर्ट अब मुमकिन रहेगी इस बिजली के तनासब के साथ। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि जाती हुई हुकूमत को ये जो बेचने वाली चीज़ें हैं ये अब याद आई हैं, जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने भी नहीं बेचा। खसारा क्या अब नज़र आया जिस हुकूमत ने आकर इलेक्शन करवाने हैं वो बेचेगी, या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? काइंडली दोनों छोटे से सवालों के जवाब मेहरबानी फरमाइएगा। देखिए, जो पहला सवाल है आपका, ये निहायत ही अहम है। जिस तरह अगर रीजनली हम इनकम्पिटिटिव हो रहे हैं चीज़ों में, बिजली में भी हो रहे हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी में भी हो रहे हैं, एग्रीकल्चर की यील्ड्स में भी हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैंने तो एक चीज़ रखी थी, आपने 3 चीज़ें सामने रख दी। इन सब चीज़ों को टर्न अराउंड कर किए बगैर, पैदावारी सलाहियत बढ़ाए बगैर आप दुनिया को कुछ नहीं बेच सकते। अब पहले तो हमने एनर्जी की बात की, एनर्जी के लिए अब करना क्या है? अब ये अगर मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं, ये मेरा इंटरव्यू नोट कर लीजिएगा, कभी भी वापस आएंगे इनके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और तीसरी राह फरार हमने आज रखी, पर इनको अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं है। इनको अमली जामा पहनाने के लिए मेरे से बेहतर एनर्जी को समझने वाले 5-6 लोग आपको बैठाने पड़ेंगे। मैं आपसे फायदा उठाना चाहता हूं। नंबर 1, ये खसारे वाले तो छोड़ें, प्रॉफिट वाले ये पहले बेचते हैं। आप रूजवेल्ट जो हुआ उसके बारे में भी बहुत सी बातें आ रही हैं। एयरपोर्ट जो हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, कहते हैं प्रॉफिट वाले, यानी दे आर नेशनलाइजिंग द लॉसेस एंड प्राइवेटाइजिंग द प्रॉफिट। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है ना या डाइवेस्टमेंट है, इसके कई प्रोसेसेस होते हैं। आप एक तो प्रोसेस होता है कि किसी को आप बेचते हैं और वो फुल कंट्रोल ले ले, किसी को आप बेचते हैं जिसमें मार्जिनल कंट्रोल, यानी कि जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल देते हैं। कई दफ़ा आप स्टॉक मार्केट पे जाते हैं। तो यही आपने सोचना है कि मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर का रिटर्न। शेयर होल्डर मैं हूँ, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस। जो दूसरी बात इन्होंने IMF की, मैं इस पे कहूँगा एक निशिस्त रख लें कि क्यों IMF के होने के बावजूद मुल्क में इस वक्त लोगों को दिक्कत दिखाई दे रही है। ये दिक्कत इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है।
उसकी वजह यह है कि आज 24 दिन गुजर गए हैं IMF के मुआहदे को। क्या आपने कोई कलीदी तब्दीली की है अपने कामों में? क्या आपने डेट की कोई टीम बनाई है जो डेट की रीप्रोफाइलिंग कर रही है? ये एक चीज़ है। आपको 28 अरब डॉलर जमा करने हैं, इस वजह से आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो हमने एक तरफ फंडामेंटल गुफ्तगू की है, एक शॉर्ट टर्म के चैलेंजेस की बात की है। बात यह है कि एक IMF के होने के बावजूद, और मैं बहुत प्रोपोनेंट रहा हूं इस चीज़ का, और यहाँ तक कि मैंने कहा है कि कुछ भी हो जाए इन दी एंड IMF ही होगा, डिफ़ॉल्ट से पहले हो जाए तो बहुत बेहतर है, और अल्लाह ने किया कि वो हो गया। बट आपको बाकी काम शुरू करने हैं। आप ICU की टेबल से सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में हैं। अब बताइए कि वो काम करने की हमने बिजली की बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात सॉरी, मुझे वक्त की दीवार हायल होती है। बहुत एनलाइटन किया जनाब डॉक्टर, और बड़े बेलाग तबसरा। आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपको जहमत देते रहेंगे डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत से जो है हमें समझने में आसानी हुई। मेरा एक छोटा सा सवाल है भट्टी साहब, ये जो काम है ये पहले नहीं होता था। मिसाल के तौर पर आप हुक्मरानों को देखें, नेहरू जो है वो नई इंडस्ट्री चलाता था, टाटा बिरला चलाता था। जब टाटा बिरला इंडस्ट्री भी चलाएगा, हुकूमत भी चलाएगा, तो हम किधर जाएंगे भट्टी साहब? बस ना, इसीलिए एक मिसाल है, उसका मुल्की लिहाज से तो नहीं। जब चोरों को चौकीदार बनाते हैं तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, राइट मैन फॉर राइट जॉब। जिसको ला देनी है उसकी कॉम्पिटेंसी देखें, उससे अपनी लॉयल्टी ना देखेंगे। वो आपके साथे बढ़ा रहा है और मुल्क को कंगाल कर रहा है। बड़े फैसले करने होंगे लेकिन मुल्की मफाद में, जाती मफाद में नहीं। इसी में बेहतरी है और बर वक्त फैसला करना ही बेहतर है। बड़ी साहब, वो अभी ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट खातून की एक खबर चल रही है, पाकिस्तान की माशी मुश्किलात का कोई फौरी हल नहीं है।